हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने अभी टाइटल में देख ही लिया होगा, तो हम आज एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, यूजीसी स्पेशली यूजीसी के लिए। तो हम इस सीरीज़ में क्रोनोलॉजिकली हर एक एज को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि किस एज में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इन्वेजन्स हुई, क्या क्या जो एज आज है हमारे सामने वो कैसे कैसे बनी है, हमारी लिटरेचर में किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट रहा है। हम हर एक चीज़ को इसमें डीपली स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो हमारा जो सीरीज़ होगी वो कुछ इस अकॉर्डिंग होगी जो आपके सामने अभी है। ये देख लीजिए, कुछ इस अकॉर्डिंग हमारी सीरीज़ होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश, देन एज ऑफ चॉसर, देन एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, रेस्टोरेशन पीरियड, एनलाइटमेंट एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एरा, मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज। इस तरह से हम सीक्वेंसली क्रोनोलॉजिकली पूरा लिटरेचर को हम डीपली स्टडी करेंगे, एक एक एज को हम उठाएंगे। इस सीरीज़ का बेस्ट यूज़ अगर आप किसी तरीके से कर सकते हैं तो वो सिर्फ इस तरीके से कि आप जो है इसको सीक्वेंस वाइज देखिएगा। अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो वैसे ही क्रोनोलॉजिकली हर एक एज की हर एक चीज़ आपके माइंड में वैसे ही सेट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे करके वीडियोस देखने से आप ही इस चीज़ में कंफ्यूज होगे। तो इसका बेस्ट यूज़, इस सीरीज़ का बेस्ट यूज़ अगर किसी तरीके से हो सकता है तो वो ये इसी तरीके से कि आप इस सीरीज़ में सारी वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी, तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं जिस चीज़ के बारे में वो है हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोल देते हैं। तो आज हम एंग्लो सेक्शन पीरियड को स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले क्या बात आती है, सबसे पहले जो ब्रिटेन में सबसे जो बेसिक जो वहाँ के रहने वाले थे वो थे सेल्ट्स। तो अप टू 55 BC तक जो वहाँ पे रहे हैं, ठीक है। उनके बाद जो आए वो थे रोमन्स आए, एंड देन एंग्लो सेक्शन, एंड देन वाइकिंग्स इन्वेजन हुआ, एंड देन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है स्टार्ट हो गया था। तो ये कैसे कैसे हुआ या हिस्ट्री में इनका क्या क्या सीन है, इनका हमारे इंग्लिश लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में अभी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले जो वहाँ के बेसिक रहने वाले थे जिनको हम सेल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो सेल्ट्स को ब्राइटॉन्स भी कहा जाता है। सेल्ट्स को ब्राइटॉन्स भी कहा जाता है, और वो ओरिजिनली मतलब पहले से ही ब्रिटेन में रहते थे, और इनके नाम से ही उस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा था। सेल्ट्स जो एक मतलब एक ट्राइब थी, एक जाति थी जो वहाँ पे ब्रिटेन में ओरिजिनली वहाँ के रहने वाले थे। सबसे पहली मानी जाती है कि सबसे पहले जो ब्रिटेन में रहते थे वो सेल्ट्स ही थे, और इनको ब्राइटॉन्स भी बोला जाता था। और इन्हीं के नाम से, ब्राइटॉन्स से ही उस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ गया था, ठीक है। तो सबसे पहली जो ट्राइब वहाँ की रहने वाली थी वो थे सेल्ट्स, एंड सेल्ट्स वहाँ पे 55 BC तक, अप टू 55 BC तक उन्होंने वो वहाँ पे रहे। और उसके बाद, और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो पिक्ट्स थे उनका वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे ब्रिटेन पे। और उस टाइम पे जो सेल्ट्स की हेल्प करने के लिए वहाँ पे कौन आए, रोमन्स। तो रोमन्स जो थे, जो ब्रिटेन में उस वक्त आए थे, तो रोमन्स जो थे उस टाइम पे सेल्ट्स को पिक्ट से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो पिक्ट्स जो एक स्कॉटिश ट्राइब है जो कि ब्रिटेन पे कंटिन्यूसली अटैक कर रही थी, ठीक है। तो इस जो ब्रिटेन को या सेल्ट्स को पिक्ट से बचाने के लिए रोमन्स ने क्या किया था, एक हेड्रियन वॉल खड़ी कर दी थी जिसको हम बोलते हैं हेड्रियंस वॉल। एक हेड्रियंस वॉल खड़ी कर दी थी जिससे वो क्या करते थे, वो पिक्ट्स
से सेल्ट्स को प्रोटेक्ट करते थे। और उस टाइम पे रोमन जो थे उनका राजा कौन था, उनका किंग कौन था, हॉनोरियस। रोमन्स के किंग का नाम था हॉनोरियस। और रोमन्स जो थे वो लैटिन लैंग्वेज फॉलो करते थे। तो रोमन्स जो थे वो लैटिन लैंग्वेज फॉलो कर रहे थे। उनका राजा का नाम था हॉनोरियस। और वो उनका बेसिकली उनका मेन काम क्या था कि वो पिक्ट से सेल्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया था, एक वॉल खड़ी कर दी थी जिसका नाम था हैड्रियंस वॉल। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो रोमन्स थे वो पिक्ट से सेल्ट्स को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे थे, बट उनको ब्रिटेन छोड़ के जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो विस्गॉथ्स थे, आई एम राइटिंग हेयर, जो विस्गॉथ्स थे उन्होंने रोम पे अटैक कर दिया था। विस्गॉथ्स एक जर्मन इन्वेडर हैं, ठीक है, उन्होंने रोम पे अटैक कर दिया। यानी कि रोमन्स की जो होमलैंड थी, उनका जो घर था रोम, वहाँ पे विस्गॉथ्स ने अटैक कर दिया था। और अपने होमलैंड को बचाने के लिए रोमन्स रातों रात जो थे ब्रिटेन छोड़ के चले गए थे। और जो रोमन्स का किंग था हॉनोरियस, उन्होंने सेल्ट्स को एक मैसेज भिजवाया कि नाउ यू आर ऑन योर ओन, हेल्प योरसेल्फ। तो उन्होंने जो सेल्ट्स को एक मैसेज भिजवाया कि आप अब अपने आप खुद की मदद कीजिए। तो इसीलिए वो ये मैसेज भिजवाने के बाद वो रातों रात ब्रिटेन छोड़ के रोम चले गए ताकि वो अपने होमलैंड को विस्गॉथ से बचा सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सेल्ट्स थे वो फिर अकेले पड़ गए। लेकिन सेल्ट्स इतने कमज़ोर थे कि वो मतलब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। जो पिक्ट्स उन पे हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे कंटिन्यूसली, सेल्ट्स इतने कमज़ोर थे कि वो खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ट्राइब्स को हेल्प के लिए मतलब बुलाया उन्होंने अपने पास। तो वो 3 ट्राइब्स कौन कौन सी थी? Angles, sorry there is a spelling mistake here, Angles, this is the right spelling, Angles, Sections and Jutes। ये 3 ट्राइब्स को उन्होंने जो है अपनी हेल्प के लिए, जो अपनी जो सेफ्टी के लिए, अपनी हेल्प के लिए उन्होंने बुलाया था, ठीक है। तो जो एंगल्स थे वो जर्मनी से आए थे, सेक्शनी से आए थे, और जूट्स जो थे वो डेनमार्क से आए थे। एंगल्स के आने से क्या हुआ, तो एंगल्स जो थे वो मतलब नंबर में जो बहुत ज़्यादा थे, जूट्स जो थे वो बहुत ही कम थे। उनकी जो देवर वेरी लेस इन नंबर, दैट्स वाई वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए और अलोप हो गए कहीं पे हम कह सकते हैं। बट एंगल्स और सेक्शंस वो नंबर में बहुत ज़्यादा, देवर मोर अकॉर्डिंग टू जूट्स, तो देवर मोर इन नंबर, दैट्स वाई उस पीरियड को हम एंग्लो सेक्शन पीरियड कहते हैं। उन्हीं के नाम से इस पीरियड का नाम पड़ा, वो हम इसीलिए इनको एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं, एंगल्स और सेक्शंस को मिला के, ठीक है। तो एंगल्स जो थे वो जर्मनी से आए थे। एंगल्स सबसे ज़्यादा थे नंबर में, इसीलिए उस जगह का नाम जो ब्रिटेन, जो सेल्ट्स की वजह से ब्रिटेन पड़ा था, तो वो ब्रिटेन से चेंज होकर एंगल लैंड बन गया, और एंगल लैंड से उसको इंग्लैंड बोला जाने लगा। और आज के टाइम पे हम इंग्लैंड बोलते हैं। ब्रिटेन से वो एंगल लैंड बन गया, और एंगल लैंड से ही उसका नाम इंग्लैंड पड़ गया, उस जगह का नाम। और जो ये थे एंग्लो सेक्शन पीपल थे, ये पैगन पीपल थे। पैगन पीपल होता है वो लोग जो गॉड में बिलीव नहीं करते, जो कि ज़्यादातर हीरोइज्म की बातें करते हैं। इवन अगर हम इनका लिटरेचर देखें, एंग्लो सेक्शन पीरियड का हम लिटरेचर देखें, तो उसमें ज़्यादातर हीरोइक पोइट्री ही लिखी गई है। एंग्लो सेक्शन जो पीपल थे वो क्या करते थे, वो हीरोइक पोइट्री लिखते थे, हीरोइज्म की ही बातें करते थे। दे डिडंट बिलीव इन गॉड, दैट्स वाई पैगन पीपल, वी कॉल इट पैगन पीपल। तो ये पैगन पीपल कौन होते हैं? जो गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो उस टाइम पे उस टाइम का जो टाइम था, उनको जो पीरियड चल रहा था, उसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। ओल्ड इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, ओल्ड इंग्लिश इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। कौन कौन से 2 लैंग्वेजेस? लैंग्वेज स्पोकन बाय ब्रेटोन्स। ये जो ब्रेटोन्स थे ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते थे, ठीक है। और सेकंड कौन थे? लैंग्वेज स्पोकन बाय एंगल, सेक्शन एंड जूट।
और ये कौन थे? ये पैगन पीपल थे। एक लैंग्वेज जो कि ब्राइटॉन्स के द्वारा बोली जाती थी और दूसरी लैंग्वेज जो कि एंगल, सेक्शन और जूट्स के द्वारा बोली जाती थी। तो ये दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके जो लैंग्वेज बनी उसको हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। वो कौन सी लैंग्वेज है? ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, तो उस टाइम का जो लिटरेचर था, और ये एक और बात आई फॉरगेट टू टेल, मतलब ओल्ड इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली जो जर्मन लैंग्वेज थी ना उससे कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी। तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि एंग्लो सेक्शन जो थे वो जर्मनिक ट्राइब थी, एक वो जर्मन से आए थे और उनकी लैंग्वेज जो थी वो ओल्ड इंग्लिश थी उनकी, क्योंकि एंग्लो सेक्शंस की और सेल्ट्स की लैंग्वेज को मिक्स करके ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई थी। तो एंग्लो सेक्शन वर मोर इन नंबर, तो जो उनकी लैंग्वेज थी तो इसीलिए वो जर्मनिक ट्राइब थी, तो उनकी लैंग्वेज भी जर्मन लैंग्वेज से कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी। ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिमिलर टू जर्मन लैंग्वेज। तो अगर हम उस टाइम के लिटरेचर की बात करें तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा ये तो थी हिस्ट्री कि क्या हुआ, कैसे एंग्लो सेक्शन जो हमारे मतलब आए, ब्रिटेन कैसे बना और ब्रिटेन से इंग्लैंड कैसे बना, जो जगह का नाम वो चेंज कैसे हुआ। तो ये तो था हिस्टोरिकल पार्ट। तो अगर हम अभी लिटरेचर की बात करें तो उसके जो उस टाइम के लिटरेचर के जो फीचर्स थे वो कौन कौन से थे? तो उस टाइम के सबसे पहली बात तो ये कि एंग्लो सेक्शन पीरियड था, तो डेफिनेटली उस टाइम के लिटरेचर को हम एंग्लो सेक्शन लिटरेचर बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि ऑरल लिटरेचर लिखा जाता था। हमारे पास उस टाइम के लिटरेचर का बहुत ज़्यादा चीज़ें आज नहीं है। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जो भी है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ही हमारे पास है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म्स में। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वो लिटरेचर हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऑरल लिटरेचर था। लोगों को मतलब लोग जो थे, जो भी वो लिखते थे, पोएट्री, प्रोज जो भी वो लिखते थे वो ऑरली उसको रिसाइट करते थे। तो वो ऑरली होने की वजह से कोई रिटन फॉर्मेट में हमारे पास ज़्यादातर उसकी कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो और ऑरल लिटरेचर चलता था उस टाइम पे। और उस टाइम के जो चीज़ें थी, जो पोइट्री थी बेसिकली, तो उसमें जो डिवाइसेस यूज़ की जाती थी वो कौन कौन सी थी? मेजर डिवाइसेस वो एलिट्रेशन, वेरिएशन, कैज़ुआरा एंड कैनिंग्स, ये डिवाइसेस उस टाइम पे जो लिटरेचर में यूज़ करी जाती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो हम ऑरल लिटरेचर की बात कर रहे थे, तो क्या होता था कि वो स्टार्टिंग में ऑरली चीज़ें रिसाइट करते थे, उनको लिखना नहीं आता था। दे ऑरली रिसाइट लिटरेचर एट वेरी स्टार्टिंग, देन दे लर्नड राइटिंग फ्रॉम रोमन्स। जैसे ही रोमन्स आए तो उन्होंने रोमन्स से लिखना सीखा, जो सेल्ट्स थे। ठीक है, दे स्टार्टेड राइटिंग एंड टिल नाउ वी हैव मैन्यूस्क्रिप्ट्स बट दे आर वेरी लेस इन नंबर। हमारे पास आज के टाइम पे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो उस टाइम की थी, बट वो बहुत ही कम हैं और उनका प्रॉपर हमें ये भी नहीं पता है कि वो जहाँ से मिली हैं वो वहाँ तक पहुँची कैसे, ये किसके लिखी हुई हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई नो गुड एंड रिमार्केबल लिटरेचर वॉज रिटन इन दैट पीरियड, बिकॉज दैट पीरियड वॉज नोन एज डार्क एज। उस एज को हम डार्क एज भी बोलते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज फेसिंग सो मैनी इन्वेडर्स कमिंग इन। उस टाइम पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे इंग्लैंड पे। कभी पिक्ट्स का अटैक, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो पिक्ट्स अटैक कर रहे थे, जिससे रोमन्स उनको बचा रहे थे। रोमन्स के जाने के बाद एंग्लो सेक्शंस आ गए। एंग्लो सेक्शंस एक्चुअल में आए तो थे सेल्ट्स को बचाने के लिए पिक्ट से, लेकिन उन्होंने आकर धीरे धीरे सेल्ट्स को ही इंग्लैंड से बाहर कर दिया। So England was facing so many invaders coming in at that time. That's why that age was known as Dark Age, and that's why we don't have any good or remarkable literature, written literature specifically of that time.
ठीक है। एट दैट टाइम जो पोइट्स थे, पोइट वर वैल्यूड एंड दे वर नोन एज स्कॉप। उस टाइम पे जो पोइट्स थे वो उन मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब उनकी बहुत वैल्यू होती थी उस टाइम पे, और उनको स्कॉप के नाम से जाना जाता था। और वो क्या करते थे, दे मेनली डिस्कस सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ हिज टाइम इन हिज पोइट्री। मतलब वो अपनी पोइट्री में अपने टाइम की सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को डिस्कस करते थे। ही मेंटेन एक मतलब रेपुटेशन एक मेंटेन करते थे अपनी। ही मेंटेन रेपुटेशन थ्रू सॉन्ग्स आफ्टर हिज और हर डेथ, मतलब किसी डेथ के बाद भी मतलब दे मेंटेन रेपुटेशन इन हिज सॉन्ग्स, इन देयर सॉन्ग्स। तो अगर हम उस टाइम पे मतलब लिटरेचर की बात करें तो उस टाइम पे लिटरेचर में क्या हमें देखने को मिलता है, तो दैट लिटरेचर कंटेन्स एपिक पोएट्री, हेगियोग्राफी, sermons, Bible translations, legal work, chronicles, riddles and some other things also. So specifically उस टाइम की अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे मेन दो ही तरह की पोइट्री चलती थी। वो थी, एक थी हीरोइक पोइट्री, एक थी हीरोइक पोइट्री। ठीक है, तो हीरोइक पोइट जस्ट वेट, सॉरी, उस टाइम पे मेनली दो ही तरह की पोइट्री ज़्यादा चलती थी। वो थी, एक तो हीरोइक पोइट्री थी और दूसरी थी रिलीजियस पोइट्री। और इन चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो हीरोइक पोइट्री थी वो जर्मन ट्राइब्स द्वारा बोली जाती थी। जर्मन ट्राइब्स वर राइटिंग हीरोइक पोइट्री। जैसे कि मैंने पहले बोला, जो जर्मन ट्राइब्स थी यानी कि जो एंगल, सेक्शंस और जूट्स थे, ये पैगन पीपल थे। तो ये क्या थे, हीरोइज्म में बिलीव करते थे और ये हीरोइक पोइट्री ही लिखते थे। दे डिडंट बिलीव इन गॉड। एंड द अदर वन इज रिलीजियस पोइट्री एंड सेल्ट्स वर राइटिंग रिलीजियस। एट दैट टाइम जो सेल्ट्स उस टाइम पे रह रहे थे, ऑलरेडी वहाँ पे थे ब्रिटेन में, तो वो क्या थे, वो क्रिश्चियन पीपल थे। तो वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे और दे वर राइटिंग रिलीजियस पोइट्री। एंड हमें जो थी ये जो पोइट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है, ये जो पोइम्स हमें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं, 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिली हैं। 4 तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली। पहली जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको हम कार्डेमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इट इज़ एन पोइटिक एंथोलॉजी ऑन बिब्लिकल नैरेटिव्स। एंड ये एक पोइटिकल एंथोलॉजी है जिसमें कि हमें बाइबल ट्रांसलेशंस मिलती हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो है जेनेसिस, सेकेंड वन इज एक्सोडस, थर्ड वन इज डेनियल एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट क्राइस्ट एंड सेटन। ये हमें ये बिब्लिकल नैरेटिव्स हैं, बाइबल ट्रांसलेशंस हमें मिलती हैं इसमें। सेकेंड जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो है एक्सर्टर बुक। एक्सर्टर बुक was found in Exeter Cathedral. Nobody knows who donated it there. आज तक ये चीज़ किसी को भी नहीं पता कि ये जो एक्सर्टर बुक है ये एक्सर्टर कैथेड्रल में कैसे पहुंची और किसने इसको वहाँ तक पहुंचाया। एंड दिस एक्सर्टर बुक कंटेन्स अ सीरीज ऑफ पोएम टाइटल्ड क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2, क्राइस्ट 3 एंड मोर ओवर this exerter book also contains some religious poetry like Guthluck and Juliana. These are based on saints' life, and this is a religious poetry which contained in exerter book. Third one is Versailles book. Third manuscript is Versailles book and it contains both poetry and prose. इस Versailles book में हमें poetry और prose दोनों मिलती हैं। इट इज़ नॉट नोन दैट हाउ इट केम टू बी इन वर्सली। वर्सली जो है एक इटली में एक प्लेस है और ये आज तक किसी को भी नहीं पता है कि ये जो वर्सली बुक है वो वहाँ पर कैसे पहुँची है। ठीक है, इसकी जो मेन पोइम है, पोम जो मेन है इसके अंदर वो है ड्रीम ऑफ द रूड। एंड जो प्रोज वर्क इसमें हमें मिले हैं वो है एंड्रियास और एलेन। Andreas or Elaine, they both are also based on saint's life. And last manuscript it is a mixture of poetry and prose which is novel codex. Basically old English poetry had no known rules or system left to us by Anglo-Saxons. Everything we know about it is based on modern analysis.
एंग्लो सेक्शंस के द्वारा हमें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम ऑरल लिटरेचर वाज गोइंग, ऑरल ट्रेडिशन वाज गोइंग, तो हमारे पास कुछ भी रिटन फॉर्मेट में ज़्यादा है ही नहीं। तो जो भी आज हमारे पास है वो मॉडर्न एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड इट वाज एन ओरल क्राफ्ट, it is and our understanding of it is in written form is टोटली इनकम्प्लीट। मतलब ये सारा जो था वो सारा ऑरल करा, मतलब ऑरल ट्रेडिशन में चल रहा था। ऑरली लोग जो अपनी पोइट्री प्रोज जो थे रिसाइट कर रहे थे, तो रिटन फॉर्मेट में हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो दैट पोइट्री रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सर्वाइविंग ओल्ड टेक्स्ट। ये जो पोइट्री हमें मैंने अभी भी बताई लाइक बियोवॉल्फ, जिसकी हम अभी बात करेंगे, तो ये क्या है, मतलब इट रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ सर्वाइविंग। ये कुछ ही पोइम्स और कुछ ही प्रोज वर्क्स ऐसे हैं जो उस टाइम के आज भी हमारे पास सर्वाइव कर रहे हैं। बट एंग्लो सेक्शन कल्चर हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ, बट इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो एंग्लो सेक्शन कल्चर जो था, मतलब एक रिच ट्रेडिशन था। ऑरल स्टोरी टेलिंग, जस्ट नॉट मच वॉज रिटन डाउन, मतलब बात सिर्फ इतनी थी कि वो लिखा नहीं गया, लेकिन एक्चुअल में सही मायने में अगर देखा जाए तो दैट एंग्लो सेक्शन ट्रेडिशन वॉज अ रिच ट्रेडिशन। रिच एंग्लो सेक्शन पीरियड हैज़ अ रिच कल्चर ऑफ ऑरल पोइट्री ट्रेडिशन, ऑरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। नाउ वी कम टू हीरोइक पोइट्री। तो एंग्लो सेक्शन जो थे वो पैगन पीपल थे, जैसे कि हमने पहले बात करी है। तो दे वर पैगन पीपल, दे डिडंट बिलीव इन गॉड, दे बेसिकली टॉक अबाउट हीरोइज्म एंड इवन दे रोट ओनली हीरोइक पोइट्री। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पोइट्री विच वी हैव ऑफ दैट पीरियड इज बियोवॉल्फ। It was a story of legendary British hero Beowulf, who is a titular character. Titular character होता है कि जिसके नाम के ऊपर ही टाइटल रखा गया हो। तो Beowulf एक लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीरोइक पोइट्री है उस टाइम की हमारे पास, जो कि नॉवल कॉडेक्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें हमें मिलती है, ठीक है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। इट रिसीव्ड नेशनल epic status. So this Beowulf poetry is known as national epic of England. This is the oldest poetry and एक oldest work और भी हमें देखने को मिलता है, that is Widsith. This is also a heroic poetry and it is one of the earliest surviving Anglo-Saxon poem. It is an autobiography of a Scop. It tells us about Germanic world. और ये हमें डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिली है। ऐसा नहीं कि ये एक मतलब विडसिथ पूरी की पूरी पोइम हमें एक ही जगह पे मिली होगी, नहीं, ये अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हमें मिली है। मतलब पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि पार्ट्स में अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हमें ये मिली है विडसिथ। इसके अलावा जो रिलीजियस पोइट्री हमने बात कर रही थी, तो रिलीजियस पोइट्री हमें वर्सली और एक्सर्टर बुक में देखने को मिलती है। वर्सली में हमें मिली एंड्रेस और एलेन, और एक्सर्टर बुक में हमें मिली गथलेक और जुलेना, ठीक है। एंड्रेस इज अ 1722 लाइन्स लॉन्ग पोइम एंड इट इज अ ओल्ड सर्वाइविंग पोइम लाइक बियोवॉल्फ, और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सेंट एंड्रयू। ये जो एंड्रेस, एलेन, गथलेक, जुलाना, ये क्या है, ये सारी स्टोरीज़ हैं, सेंट्स की स्टोरीज़ हैं उस टाइम पे। तो इसमें रिलीजियस पोइट्री में जो क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2, क्राइस्ट 3 करके पोइम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, दैट इज़ अबाउट पोइट्स। तो उस टाइम पे जो 4 पोइट्स जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट थे। पोइट्स उस टाइम पे बहुत सारे थे और भी थे, लेकिन जिनके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता चलता है या कुछ हमें मतलब मिले हैं, चीज़ें मिली हैं या पोइट्री मिली है जिनके बारे में, तो वो ये 4 ही हैं। तो कैडमन, बेड, एल्फर्ड और सिनेवॉल्फ। जो सिनेवॉल्फ है, ही हैज़ प्रूवन टू बी द डिफ़िकल्ट फिगर टू आइडेंटिफाई, and Caedmon is the best known and considered the father of old English poetry. Caedmon जो पोइट है, he was known as a मतलब father of old English poetry अगर किसी को बोलेंगे तो वो Caedmon ही है।
तो उस टाइम पे ये सारा हमें आज हमने उस टाइम के लिटरेचर के बारे में अच्छी तरह से जाना। बेसिकली उस टाइम के बारे में जो जानने वाली बात बस यही है कि उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जो लिटरेचर उस टाइम का हमारे पास है वो सिर्फ इतना ही है कि उस टाइम पे हीरोइक पोइट्री या फिर रिलीजियस पोइट्री लिखी जाती थी, और जितनी भी पोइम्स मिली हैं वो हमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही मिली हैं। इसके अलावा कोई भी उस टाइम का लिटरेचर हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द ऑरल ट्रेडिशन दैट वाज गोइंग एट दैट टाइम। सो आई होप आपको आज का ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड पे जो वीडियो था वो क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज़ या फिर आपको हर एक टॉपिक जो है इजीली मतलब अब आप समझ पाए होंगे। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कीप ऑन शेयरिंग इट। आप इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसके साथ मतलब इससे अपना मतलब यूज़ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। तो कीप ऑन शेयरिंग इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।